गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में निर्भय बनो कहानी का अभ्यास करेंगे, जिसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। जीवन में निर्भयता आवश्यक है, आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य है, ऐसा कहा जाए तो भी गलत नहीं है। क्योंकि जब हम निर्भय होंगे, निर्भय होना मतलब हमारे मन में किसी प्रकार का डर न होना। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सामान्य चीज़ें देखते हैं, फिर भी उनके मन में डर पैदा होता है। फिर किसी ऐसी बातें सुनते हैं जिससे उनके मन में डर पैदा होता है। लेकिन हमारे जीवन में ये डर ही हमें पीछे कर देता है। जब कोई भी कार्य करने जाते हैं तो हमारे मन में जो डर पैदा होता है, वही डर के कारण हम जो करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते, जिसके कारण हम बहुत ही पीछे रह जाते हैं। जीवन में जो करना चाहते हैं, जो सपने साकार करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग निडर है, निर्भय है, जिनके मन में किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, आने वाली हर परिस्थिति का सामना करने की उनमें शक्ति या ताकत या साहस रखते हैं, ऐसे लोग ही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों को जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें भूत प्रेत की कहानियाँ जब सुनाई जाती है तो वह डरने लगते हैं। फिर चोर लुटेरे डाकुओं की कहानी सुनाई जाती है तो वह उनके मन में एक डर सा पैदा हो जाता है, जिसके कारण वह बच्चे हमेशा के लिए फिर ऐसी चीज़ों से डरते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रियोदा है, हमारी कहानी का मुख्य पात्र है प्रियोदा। प्रियोदा अपने दल के सभी सदस्यों को निर्भय किस तरह बनना चाहिए, उसके बारे में वह उन्हें सिखाता है कि किस तरह हमें जीवन में रहना चाहिए, कैसी भावनाएं हमारे दिल में पैदा करनी चाहिए। प्रियोदा स्वयं एक सेवाभावी बालक है कि वह स्वयं छुट्टी के दिन यानी कि रविवार के दिन वह स्वयं अपने मित्रों के साथ मुठिया वसूलने जाता है। जो कुछ भी लोगों से मिलता है उसे ज़रूरतमंद लोगों में बांटता है। जो बीमार है, जिसके खाने पीने की तकलीफ़ है, ऐसे लोगों में वह जो कुछ भी उसे मिला है वह उसे बांटता है। तो अपने अपने दल के सदस्यों को वह भी सिखाता है कि गाली बोलना, गाली गलौज करना, मारपीट करना ये सब गलत है। ये सब जो भी करेगा उसके दल के कुछ रूल्स हैं कि यदि ऐसा कोई करता है और 10 बार ऐसी गलती करता है तो उसे दल में से निकाल दिया जाता है। फिर उनके दल में एक नया सदस्य आता है, मोहन नाम का एक नया बालक उनकी दल में शामिल होने के लिए आता है। तो वह पहले उसके मन में कैसे विचार है, वह मन में कैसे विचार रखकर यहाँ पर आया, उसका उद्देश्य क्या है, वह कैसा बालक है, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए वह कई प्रश्न भी उसे पूछता है। फिर मोना को यानी कि मोहन को अपने दल में रख देता है। फिर उसमें जो भी निर्बलता है, जो भी दुर्गुण है, उसे दूर करने का प्रयास भी वह करता है। ये कहानी हम जब देखेंगे तो हमें बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और हमारे जीवन में वह उपयोगी भी बन पाएगी। सबसे पहले हम लेखक निर्भय बनो के कहानी के लेखक जो फणीश्वरनाथ रेणु है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें तो फणीश्वरनाथ रेणु बचपन से ही बहुत निडर थे। उनका एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ कि जब वह छोटे थे तो उनकी स्कूल में यानी कि उनकी पाठशाला में वह 4ठी कक्षा में थी। तो उनकी पाठशाला में उस वक्त गांधी जी की स्वतंत्रता आंदोलन की लड़त चल रही थी, जिससे हड़ताल हो गई थी और उसका नेतृत्व गांधी जी को अंग्रेज़ों ने पकड़कर जेल में डाल दिया था। तो गांधी जी को छुड़ाने के लिए जो पूरे देश में आंदोलन चल रहे थे, उसका एक हिस्सा बनने की भावना इस छोटे से बालक में भी पैदा होती है। और जब उन्होंने अपने मित्रों को और अपने सहपाठियों को ये सब समझाया तो सभी बच्चे, स्कूल के सभी बच्चे विद्यार्थी हड़ताल पर उतर गए और उन्होंने हड़ताल कर दी। तब
उनके आचार्य श्री आते हैं तो आचार्य श्री को भी वो बोलते हैं कि आज स्कूल में छुट्टी रख दो, हमारे गांधी जी को यानी कि हमारे राष्ट्र नेता को, हमारे राष्ट्रपिता को जेल में अंग्रेज़ों ने डाल दिया है तो उन्हें हमें छुड़वाना है और इसलिए आज कोई भी कार्य नहीं होगा। तो वो तुर्की थे, उनके आचार्य जो थे वो तुर्की थे, वो इन सब बातों में मानते नहीं थे। वो अपने राष्ट्रपिता गांधी जी के प्रति इतना मान सम्मान भी नहीं रखते थे, जिसके कारण आज क्या हुआ कि उस दिन क्या हुआ कि स्कूल में जाकर उन्होंने तुरंत ही एक नोटिस निकाल दी कि जो बच्चे हड़ताल पर हुए हैं वो अभी के अभी स्कूल में हाजिर हो जाए, वरना उन्हें 8 आने जुर्माने का भरना पड़ेगा। और जो इन बच्चों को जिसने ये करने के लिए प्रेरित किया है, ऐसे उस फणीश्वरनाथ रेणु को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, यानी कि सबके बीच 5वीं घंटी के बाद यानी कि 5 तास के बाद उन्हें बेंत से मारा जाए, 10 फटका दिया जाए और उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाए। ऐसी उन पर ऐसा दंड सुनाया गया। तब कई बच्चे उन्हें समझाने लगे कि तुम आचार्य श्री से अपने साहब से माफ़ी मांग लो, ये 10 बेत का जो तुझे फटके लगेंगे उसका मार तुम सहन नहीं कर पाओगे। ऐसा करके कई बच्चे उसे डरा रहे थे कि तुम माफ़ी मांग लो और अपनी भूल कबूल कर लो और ये सब सज़ा तुम्हें जो होने वाली इसमें से तुम मुक्त हो जाओ। और कई बच्चे ऐसे भी थे जिनके दिल में अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा था। वह ऐसे लोग, ऐसे बच्चे उसे साथ भी दे रहे थे कि नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन हम हमारे देश के लिए, हम हमारे राष्ट्र नेता के लिए कुछ भी करेंगे, यदि जान देनी पड़े तो भी दे देंगे। तो फणीश्वरनाथ रेणु भी वैसे ही अपने इरादों में मक्कम थे। तो उन्होंने आचार्य श्री से माफ़ी नहीं मांगी। फिर 5वीं घंटी के बाद पूरे स्कूल के सारे बच्चे खुले मैदान में इकट्ठे हो गए। फिर 5वीं कक्षा के जो शिक्षक थे वह भी अपने हाथ में बेत घुमाते घुमाते आ गए और फणीश्वरनाथ रेणु को एक बेत लगाया उन्होंने सबके बीच। तो एक बेत लगाया तो फणीश्वरनाथ रेणु बोले कि वंदे मातरम की जय, वंदे मातरम। दूसरा बेत लगाया तो महात्मा गांधी की जय। तीसरा बेत लगाया तो हमारे देश की जय। इस तरह उन्होंने नारे लगाना शुरू किया। तो जो आसपास खड़े हुए बच्चे थे उन्होंने भी फणीश्वरनाथ रेणु के साथ नारे लगाए। फिर ये सब नारे सुनकर वहाँ पर जो आंदोलनकारी क्रांतिकारी वहाँ जुलूस निकाल रहे थे वह लोग भी वहाँ पर आ गए। फिर आचार्य श्री को लगा कि यदि ऐसे ही नारे लगते रहे तो यहाँ ज़्यादा भीड़ जमा हो जाएगी और ये जो परिस्थिति है वह बहुत बिगड़ जाएगी। तो उन्होंने छुट्टी की घंटी बजवा दी और बच्चों को घर जाने के लिए बोल दिया, लेकिन कोई भी बच्चा घर पर नहीं गया और फणीश्वरनाथ को उचक कर सारे शहर में जुलूस निकाला। इस तरह फणीश्वरनाथ इतनी छोटी उम्र में अपने देश के प्रति इतनी प्रेम भावना के कारण वह विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए थे। तो ऐसे ही उनके जीवन में ऐसे निर्भयता के गुण थे। कहने का तात्पर्य मैंने आपको इसलिए कहानी सुनाई कि वह बचपन से ही कितने निर्भय थे और इसलिए उनकी जो कहानियाँ हैं उनमें भी हमें निर्भय होने की प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पर फणीश्वरनाथ रेणु ने हमें जो प्रियोदा के पात्र के द्वारा निर्भय किस तरह बना जाए, अपने दल के सदस्यों को किस तरह, अपने मित्रों को किस तरह निर्भय बनाया जाए, उसके बारे में यहाँ पर हमें इस कहानी में बताया गया है। तो आज हम इस कहानी का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में, जन्म के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर तथा वाराणसी में हुई थी। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में
सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना से में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मैला आंचल में के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखर रहा है। मैंने आपको बताया कि उनके जीवन में वे पहले से इतने निर्भय थे, साथ में इतने शरारती भी थे कि वह बड़े आलसी थे। सुबह जब उठना पड़ता था तो उन्हें नहीं उठा जाता था। तो घर में उनके पिताजी नियमों के पाबंद थे, पूरे एक आश्रम की तरह। जिस तरह हम कोई हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में रहने पर हमें जिस नियमों का पालन करना पड़ता है, उसी तरह फणीश्वरनाथ रेणु के घर में भी ऐसे कई नियम निश्चित रूप के से बनाए गए थे और सभी सदस्यों को उसका पालन करना पड़ता था, और जो उसका उल्लंघन करता था उसे कुछ न कुछ दंड भुगतना पड़ता था। तो यहाँ पर घर के सभी सदस्य सूर्यास्त होने से पहले उठ जाते थे और अपने नित्यक्रम पूरा कर लेते थे। लेकिन फणीश्वरनाथ रेणु बहुत आलसी, मतलब वह उठते नहीं थे। और फिर एक पिताजी ने और उनकी माता ने उन्हें यह नियम पूरी तरह से अच्छी तरह से वह पालन कर सके, इसलिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हुए। कोई ना कोई नुस्खा वो निकालते तो उसका उल्टा अर्थ वह कर देते। एक बार पिताजी ने कहा कि यदि हफ्ते में सबसे ज़्यादा जल्दी उठकर जो कैलेंडर के पत्ते हैं वो बदल देगा, मतलब तारीख और वार बदल देगा, उसे कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा। तो वो क्या करते थे, रात को 12 बजे तक जागते थे, क्योंकि वो मन में उनके ऐसा था कि रात को 12 बजे तक जागने से 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है, तो तभी वह कैलेंडर के पेज बदल देते थे और फिर सो जाते थे। किस लिए? क्योंकि सुबह जल्दी उठना न पड़े। फिर एक दिन रात को ऐसे ही पत्ते बदलने के लिए जाग रहे थे तो कुछ चहल पहल हो रही थी दीवान खंड में। तो माताश्री ने देखा तो वह कैलेंडर के पेज बदल रहे थे। फिर माताजी और पिताजी सब घर के सभी सदस्य वहाँ पर आ गए और सभी उसे उनके मजाक उड़ाने लगे। फिर पिताजी को लगा कि कोई भी नुस्खा निकाल दो, उसे मारो पीटो, शाम दाम दंड, कोई भी तरीके से उसकी आदत वह छूटने वाली नहीं है। तो उनका खाना पीना भी बंद कर दिया, उसके साथ बोलना भी बंद कर दिया। मतलब ऐसे शरारती भी थे बचपन में वो। तो ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ उनके, लेकिन कई बच्चे ऐसे शरारती होने के बावजूद भी उनमें अच्छे गुण होते हैं। तो ये शरारत करना इस बाल सहज वृत्ति है, वह बालक का स्वभाव है। इससे वो साबित नहीं हो जाता कि वह बच्चा अच्छा नहीं है, लेकिन उनके हृदय में उसके आसपास के वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। उनके पिताजी ऐसे नियमों का पालन करने वाले थे, उनके हृदय में भी राष्ट्र के प्रति पूरी समर्पित भाव था, इसलिए बच्चों में भी ऐसे गुण आए थे। तो इस फणीश्वरनाथ रेणु के हृदय में भी राष्ट्रीय भावना भरी पड़ी थी, जिसके कारण उनकी कहानियों में उनके राष्ट्र के प्रति ऐसी भावना उभर आती है। यहाँ रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखर रहा है, मतलब जीवन में से उन्होंने जो कुछ भी लिखा, देखा है, पाया है, उसको अपनी कहानियों में उतारने का पूरा प्रयास किया है। जीवन की सुरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है, भाषा में ताजगी और नयापन है। मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास रहे हैं। ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम, रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया है। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वें प्रकरण से लिया गया है।
उपन्यास मतलब नवलकथा। तो यह नवलकथा अंश है, ये नवलकथा अंश है। तो कितने चौरा है उनका जो उपन्यास है, उसका 7वां प्रकरण है, वहाँ से यह अंश लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसा झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। बच्चों में भी ऐसी निर्भयता होनी चाहिए, मन में किसी प्रकार का डर नहीं रहना चाहिए। डर को भगाना है तो क्या करना है, जिससे हम डरते हैं ना उसकी जांच करनी है। जैसे कि हम रात को कहीं से गुजर रहे हैं और ऐसी कुछ आवाज़ें हमें सुनाई देती है, पत्ते खड़खड़ने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वहाँ खड़े हमें वहाँ से भागना नहीं है, बल्कि वहाँ रहकर हमें पूरी तरह से इधर उधर जाकर देखना है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है। यदि आप ऐसा ही जांच करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पत्ते की खड़खड़ाने की आवाज़ जो है ना, वो हवा के कारण आ रही है। सूखे पत्ते हैं, फिर हवा चलती ज़ोर से तेज़ी से चलती है, तो ये पत्ते एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, जिसके कारण वहाँ आवाज़ आती है। तो हम जब उसकी तह तक जाते हैं, कोई भी मन में डर पैदा होते हैं, तो उस डर को दूर भगाने के लिए उसकी मूल तक हमें जाना चाहिए, तो हमारे मन में से ये डर निकल जाएगा, फिर हम कभी डरेंगे नहीं। तो प्रियोदा भी अपने दल के सदस्यों को कुछ ऐसा ही करने के लिए सिखाता है। यहाँ पर हम देखें कि प्रियोदा है जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। प्रियव्रत, उसका नाम क्या है, प्रियव्रत, लेकिन प्यार से उसे सब प्रियोदा कहते हैं। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं, मतलब उसका वर्तन व्यवहार इतना सुदृढ़ है कि सभी बच्चे और सभी शिक्षक भी उसे प्यार करते हैं। उसके प्रति सभी के दिल में प्यार है। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जाते हैं। मात्र स्कूल में ही नहीं, लेकिन प्रियोदा ऐसे कार्य करते हैं जिससे उसके आसपास के सभी लोग, आसपास के विस्तार के सभी लोग भी उसे जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। मुठिया वसूलना यानी कि घर घर जाकर मुट्ठी भर अनाज इकट्ठा करना। मुठिया वसूलना यानी घर घर जाकर मुट्ठी भर अनाज इकट्ठा करना। यहाँ पर हमारे यहाँ हम सुबह देखते हैं प्रभात फेरी निकलती है, जो भगवान का नाम लेते लेते कुछ 4-5 व्यक्ति या जितने भी लोग एक साथ निकलते हैं, वो भगवान का नाम लेते लेते जाते हैं और सभी के घरों से थोड़ा कुछ अनाज इकट्ठा करते हैं। फिर जो कुछ भी इकट्ठा होता है उससे वो दान में दे देते हैं, पक्षियों को देते हैं या कुत्तों या पशुओं के लिए कुछ खाना पकवाते हैं या इस तरह। तो यहाँ पर भी एक सेवा का कार्य है। तो प्रियोदा भी उसी तरह मुठिया वसूलने का काम करता है जब छुट्टी होती है रविवार के दिन तब, और जो कुछ भी उससे मिलता है तो सन्यासी आश्रम के लोगों को वह इससे मदद करता है। कभी अकेला तो कभी साथियों के साथ मुठिया वसूलने जाता है, तो कभी अकेला जाता है तो कभी अपने मित्रों के साथ जाता है। स्कूल का कोई भी छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। स्कूल का कोई भी छात्र या कोई भी शिक्षक यदि बीमार पड़ा है तो उसकी मदद के लिए प्रियोदा अपने मित्रों के साथ उसके घर पर पहुंच जाता है। जब तक रोगी भला चंगा ना हो जाए तब तक उसका दल सेवा में जुटा रहता है, और जो भी बीमार पड़ा है वह पूरी तरह स्वस्थ न हो जाए तब तक वह और उसके मित्र उस व्यक्ति की सेवा करते रहते हैं। रॉबी और कालू प्रियोदा के दल में है। अब प्रियोदा के दल के सदस्यों के नाम यदि आपको पूछे जाए कि 1 या 2 या 3 सदस्यों के नाम बताए तो आपको याद रखने हैं कि एक तो रॉबी है, एक कालू है, एक मनमोहन है और
सूर्य नारायण है, तो आपको इब्राहिम है। तो ये 5-6 नाम जो मित्रों के, उसकी टोली दल के सदस्यों के हैं, वो आपको याद रखने हैं। फिर आपको इस पैराग्राफ में से ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि हर रविवार को प्रियोदा और उसके दल के सदस्य क्या करते थे? तो सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने जाते थे। फिर दूसरा कार्य क्या करते थे? तो कोई छात्र या कोई शिक्षक बीमार है तो उसके घर पर जाते थे, और जब तक वह पूरी तरह चंगा भला न हो जाए तब तक उसकी सेवा करते थे। रवि और कालू प्रियोदा के दल में हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। रवि और कालू प्रियोदा के दल में हैं, मनमोहन को भी उन्होंने अपने दल में शामिल कर दिया है। फिर हर शनिवार को परमान के उस पार, परमान नदी का नाम है, तो परमान नदी के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य, बालूचर यानी कि नदी का रेतीला भाग, रेतीला तट, जहाँ पर नदी की रेत पूरी तरह फैली हुई है, ऐसा तट, ऐसा किनारा। तो बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते थे। तो शनिवार के दिन परमान नदी के उस पार बालूचर पर स्कूल की छुट्टी के बाद उसके दल के सभी सदस्य वहाँ जमा होते थे, यानी कि इकट्ठे होते थे। खेल कूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाती थी। वहाँ पर क्या क्या कार्य होते थे? तो वहाँ बच्चे इकट्ठे होकर खेलते थे। फिर कोई ना कोई जानकारी यदि उन्हें प्राप्त हुई हो तो उसके बारे में अपने अन्य सदस्यों में शेयर करते थे। फिर प्रियोदा भी दुनिया भर की खबरें अपने मित्रों को सुनाता था। रविवार का प्रोग्राम तय करते। फिर रविवार के दिन मुठिया वसूलने जाना है, और कोई शिक्षक या छात्र बीमार है तो उसकी सेवा में जाना है, तो किसको कहाँ जाना है और किसके साथ जाना है, ये सब वहाँ पर तय करते थे। यानी कि रविवार का पूरा प्रोग्राम क्या है उसका आयोजन करते थे। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, फिर किस बीमार की सेवा करने के लिए कौन कौन जाएगा, ये सारी। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि स्कूल की छुट्टी के बाद शनिवार के दिन प्रियोदा और उसके दल के सदस्य कहाँ जाते थे। फिर दूसरा प्रश्न ऐसा भी होता है कि वह परमान नदी के उस पार बालूचर पर जाकर क्या करते थे, क्या क्या प्रवृत्तियाँ करते थे। तो सबसे पहले तो कहाँ जाते थे? तो परमान नदी के उस पार बालूचर पर सब बच्चे स्कूल की छुट्टी के बाद इकट्ठे होते थे, जमा होते। पर क्या क्या करते थे, उनका प्रोग्राम क्या रहता था? तो वह खेलते थे, कूदते थे, दुनिया भर की खबरें सुनाते थे। फिर रविवार के दिन किसको कहाँ पर मुठिया वसूलने जाना है, किस मोहल्ले में जाना है, और किसको किसकी सेवा करने के लिए कौन जाएगा, ये सब तय करते थे। यानी कि रविवार का पूरा प्रोग्राम तय करते थे। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा, कालू एक दूसरे बालक को वहाँ पर लेकर आया, और फिर उसने अपने मुखिया प्रियोदा को कहा, मनमोहन को लेकर आया, उसका परिचय देते हुए कहा, प्रियोदा यह मोना यानी कि मनमोहन है। मनमोहन को सब प्यार से मोना कहकर पुकारते थे। तो यह मोना है यानी कि मनमोहन है। खूब तेज लड़का है, बहुत अच्छा है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। हमारी जो क्लब है, हमारा जो दल है, उसका सदस्य वह भी बनना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा। उनके दल में नया कोई सदस्य जुड़ना चाहता है तो सबसे पहले प्रियोदा उसकी जांच पड़ताल करता है कि वो कैसा है, किस तरह का उसका स्वभाव है। तो सबसे पहले तो सिर से पैर तक प्रियोदा ने मनमोहन को देखा, फिर पूछा, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान मानते हैं।
तो तुरंत ही मनमोहन ने कहा कि महात्मा गांधी। वही फिर प्रियोदा ने कहा ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। तो पहला सवाल क्या था कि भारतवर्ष के ऐसे आदमी का नाम देना है जो भगवान का अवतार है, यानी कि लोग उसे भगवान का अवतार मानते हैं। तो प्रियोदा ने क्या बताया, मनमोहन ने क्या बताया? तो महात्मा गांधी। उसी तरह उसने दूसरा प्रश्न पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो मनमोहन चुप रहा, वह कुछ बोला नहीं। फिर बोला वकील बनना चाहता हूँ। सभी ठठाकर हंसे। बदा इन्हें कहूँ कि वह बोलता है कि मैं वकील बनना चाहता हूँ, तो सब हंसते हैं, लेकिन प्रियोदा गंभीर हो रही। लेकिन प्रियोदा हंसे नहीं, बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? बीमार लोग होते हैं तो उनकी सेवा किस तरह की जाए वह तुम्हें आता है? तो मनमोहन ने कहा सीख लेंगे। आता तो नहीं है, कभी मैं किसी की सेवा करने के लिए गया नहीं हूँ, लेकिन सीख लेंगे। शाबाश। यदि रोगी हैजे के से पीड़ित हो तो, हैजा मतलब कॉलेरा से पीड़ित हो तो? मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजे के नाम से ही उसे डर लगने लगता था। हैजे से वो डरता था, इसलिए वह कुछ बोला नहीं। और प्रियोदा ने कहा कि यदि जो रोगी है वह हैजे का शिकार हो, यानी कि हैजे का रोगी हो तो पीड़ित हो तो क्या करोगे? तो वह कुछ बोला नहीं, क्योंकि मन में डर था। गाना जानते हो? तीसरा सवाल पूछा। चौथा सवाल पूछा कि गाना जानते हो? तो उसने कहा जी। फिर तैरना? जी नहीं, तैरना मुझे नहीं आता। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता। मतलब उनके दल में जो सूरज नाम का लड़का था वह बहुत ही शक्तिशाली, यानी कि सभी बच्चों से ज़्यादा ताकतवर था, और वह पहलवान भी था। कुछ दाव पेच वो सिखाता था, यानी कि कुश्ती के दाव भी करवाता था और तैरना भी सिखाता था। तो सूरज को कहा प्रियोदा ने कि उसे तैरना नहीं आता। कहने का तात्पर्य है कि उसे तैरना सिखाने का काम तुझे करना है, सीख जाएगा। सूर्यनारायण ने कहा कि वह सीख जाएगा। एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। यानी कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो फिर बचने के लिए कोई ना कोई तो प्रयास करना ही पड़ेगा। फिर वो प्रयास करेगा तो अपने आप उसे तैरना आ जाएगा। जब भी हम पहले से ऐसा मानते हैं कि हम वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, लेकिन हमारे सामने जब ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है तो अपने आप वह ताकत हमारे में आ जाती है। यदि हम कहीं पर भी फंसे हुए हैं और वहाँ पर आग लग गई, तो फिर आपको इस आग से, पहले आप आग से बहुत डरते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर बचाने के लिए कोई नहीं। फिर आपके मन में क्या भाव पैदा होगा कि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, मुझे कौन बचाएगा? तो आप क्या करोगे? उसमें जलकर खाक हो जाओगे? नहीं, आप उसमें जलकर खाक होने वाले नहीं, बल्कि उस आग में से निकलने के लिए खुद प्रयास करोगे। और जब तक आप किसी भी कार्य के लिए खुद प्रयास नहीं करते, तब तक आपके मन में से वह डर निकलता नहीं है। तो यहाँ पर एक सूर्यनारायण कहता है कि उसे उठाकर पानी में फेंक देंगे तो बचने के लिए वह कोई ना कोई उपाय खुद करेगा और तैरना भी सीख जाएगा। इस तरह प्रियोदा के दल के सभी सदस्य ऐसे निर्भय थे, और ऐसे डरने वाले व्यक्ति के मन में से डर कैसे निकालना है उसके तरीके भी उनके पास थे। कुछ शब्दों के अर्थ है जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। टोली यानी कि दल, टोली, दल। बालूचर, बालूचर नदी का रेतीला तट, नदी का रेतीला तट। मुठिया वसूलना, मुठिया वसूलना। मुट्ठी भर अनाज
घर घर जाकर इकट्ठा करना, घर घर जाकर इकट्ठा करना, घर घर जाकर मुट्ठी भर अनाज इकट्ठा करना। हैजा कोलेरा, तो यहाँ पर जो आपको शब्द दिए हैं वो अपने नोटबुक में आपको लिखने हैं। फिर आज हमने जितना भी पाठ देखा, अभ्यास किया, उसमें से आपको 5 प्रश्न, हेतुलक्षी 5 प्रश्न बनाने हैं। बाकी जो पाठ है वो हम दूसरे वीडियो में यानी कि बाद में देखेंगे। आपको भी जीवन में निर्भय कैसे बनना है उसके बारे में, आपको किस तरह निर्भय बनना है उसका तरीका खुद खोजना है।